आज़ाद समाज पार्टी इन ब्रैकेट कांसीराम नामक एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा जी। और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद जी बताते हैं। तो मैंने इस पार्टी का एक विशेष चीज़ देखा कि इसमें मेंबर हर एक व्यक्ति हो सकता है, इवन एनआरआई भी मेंबर हो सकता है। वो चंदा हर एक व्यक्ति दे सकता है, वो चंदा किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका संवैधानिक जो उनका पद है, कल को वो पार्टी पूरे भारत में चुनाव जीत के आती है, मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाती है और पूरे भारत में चुनाव बहुमत से आ जाती है, तो उसके जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद देश का जो सर्वोच्च चुना हुआ पद है वो प्रधानमंत्री का है और राज्यों में मुख्यमंत्री का है। तो अगर वो सर्वोच्च पद, मान लीजिए कि सर्वोच्च पद पे एक वर्ग विशेष का ही अधिकार हो, तो क्या यह गैर संवैधानिक नहीं है? उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जो सर्वोच्च पद है, जो प्रधानमंत्री का पद है या मुख्यमंत्री का पद है या कैबिनेट के मंत्रियों का पद है या उप मुख्यमंत्री का पद है या उप प्रधानमंत्री का पद है, ये पद जाति विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग ही ले सकते हैं। ये जो देश का सामान्य वर्ग है, जो कि जनसंख्या के आधार पर 20 से 25% भी हो सकता है। आई एम नॉट करेक्ट, आई मे नॉट बी करेक्ट। 15-85 के नारा मेरे को नहीं पता इसका एग्जैक्ट वो नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। तो लेकिन वो एक प्रतिशत है और वो एक भावना है। तो आप पूरे के पूरे लोगों को कैसे अलग कर सकते हो? ऐसा अलग आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कसम खाते हो संविधान की। आप बाबा साहब की मूर्ति जो हमारे पीछे लगी हुई है, उनको आप अपना आदर्श मानते हो। तो क्या उन्होंने संविधान में कहीं भी असमानता का जिक्र किया है? उन्होंने आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है कि सबको समता का अधिकार होगा, यानी कि हर एक नागरिक को हर अपॉर्चुनिटी में कहीं भी उसके जाति, धर्म या किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो आप एक मानव समाज में किसी एक जाति के प्रति विभेद अगर लाते हैं तो ये असंवैधानिक है। और इसी पॉइंट को लेकर के मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को मैंने खटखटाया है और मुझे उम्मीद है कि ये जब तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अगर इसको अलग नहीं किया, अपने संविधान से, जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का इनका संविधान है, अगर ये पोर्शन इन्होंने अलग नहीं किया तो इनकी जो पार्टी है वो खतरे में पड़ सकती है। क्या हो सकता है? आप एक वकील भी हैं जी। इसमें देखिए, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो निश्चित रूप से उसको डी रजिस्टर होना पड़ेगा। चुनाव आयोग से उस दल को मान्यता नहीं मिल सकती है। देश लोकसभा चुनाव के बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच में एक बड़ी खबर आई है आज़ाद समाज पार्टी को लेकर, चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, जिनकी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। और उसमें चूंकि जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया गया था तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो बिंदु अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, चुनाव के इन पहले खतरे में है? मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और जो याचिका लगाई है वो राजन चौधरी जी ने लगाई है, जो कि एडवोकेट हैं। राजन जी, क्या मामला है, समझाएंगे? देखिए, मामला पूर्णतया संविधान से जुड़ा हुआ है जी। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम रेट पिटीशन लगाते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसलिए हमें संविधान को ही ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट आना होता है। पहली बात तो ये है। तो मैंने जनहित याचिका के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और इस याचिका में मैंने एक विशेष बिंदु उठाया है कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो समाज में भेदभाव करे, वो भी जाति विशेष या वर्ग विशेष के आधार पर। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा बिंदु है कि अगर कोई पार्टी इस तरह का काम करती है तो क्या चुनाव आयोग उस पार्टी को पहचान दे सकती है? क्या उस पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है? क्या उसको रजिस्टर कर सकती है? क्या उस पार्टी को चुनाव लड़ने का उस पार्टी के तौर पर अधिकार है? एक व्यक्तिगत तौर पे एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अपना एजेंडा चला सकता है, वो समाज में कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये भी समाज को बांटना सबसे पहला काम है कि समाज ना बटे। हमारे राजनीतिक दलों का यह पहला प्रयास होना चाहिए, देश में ये माध्यम है। लेकिन अगर राजनीतिक दल के संविधान में ही ये बात आ जाए कि हम समाज को इस नजरिए से देखेंगे कि हमारे जो सर्वोच्च पद के लोग होंगे वो एक वर्ग विशेष के लोग क्या है, संविधान में क्या लिखा है जिसको लेके आपने? देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी
इन ब्रैकेट कांसीराम नामक एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा जी। और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद जी बताते हैं। तो मैंने इस पार्टी का एक विशेष चीज़ देखा कि इसमें मेंबर हर एक व्यक्ति हो सकता है, इवन एनआरआई भी मेंबर हो सकता है। वो चंदा हर एक व्यक्ति दे सकता है, वो चंदा किसी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनका संवैधानिक जो उनका पद है, कल को वो पार्टी पूरे भारत में चुनाव जीत के आती है, मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाती है और पूरे भारत में चुनाव बहुमत से आ जाती है, तो उसके जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद देश का जो सर्वोच्च चुना हुआ पद है वो प्रधानमंत्री का है और राज्यों में मुख्यमंत्री का है। तो अगर वो सर्वोच्च पद, मान लीजिए कि सर्वोच्च पद पे एक वर्ग विशेष का ही अधिकार हो, तो क्या यह गैर संवैधानिक नहीं है? उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जो सर्वोच्च पद है, जो प्रधानमंत्री का पद है या मुख्यमंत्री का पद है या कैबिनेट के मंत्रियों का पद है या उप मुख्यमंत्री का पद है या उप प्रधानमंत्री का पद है, ये पद जाति विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग ही ले सकते हैं। ये वो देश में सर्वोच्च पद की बात कर रहे हैं या फिर उनकी पार्टी में सर्वोच्च पद की बात? ये जो पार्टी से चुन के जो देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए आएंगे, जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो लोग एक विशेष वर्ग के होंगे, जिसमें एक पूरे समाज को, एक पूरे वर्ग को उन्होंने अलग कर दिया है। मैं आपको विस्तार से बताऊं तो उन्होंने ओबीसी के लिए 40%, शेड्यूल कास्ट के लिए 35%, मुसलमान के लिए 17% एवं ये जो माइनॉरिटीज है, अदर माइनॉरिटीज जिसमें सिख, ईसाई, पारसी आदि आते हैं, उसके लिए 7% का एक प्रावधान किया है। तो ये कुल मिलाकर के 100% का उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कर दिया है, जिसमें 1% भी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मतलब उसमें ये है कि अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती और जीत के आती है और अगर हम सरकार बनाते हैं तो सर्वोच्च पदों पे हम इस समाज का इतना प्रतिनिधित्व देंगे। और उसमें उन्होंने जो उनकी गलती है, दुर्भावना है या उन्होंने जानबूझकर किया है ये मैं नहीं जानता, लेकिन या अनजाने में किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब उनके जो ये 40%, 35%, 17% और 7 या 8% को हम जोड़ते हैं तो ये पूरे 100% बन जाती है। तो इससे क्या होता है, इसमें उन्होंने जो देश का सामान्य वर्ग है, जो कि जनसंख्या के आधार पर 20 से 25% भी हो सकता है, आई एम नॉट करेक्ट, आई मे नॉट बी करेक्ट, 15-85 के नारा मेरे को नहीं पता इसका एग्जैक्ट, वो नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, तो लेकिन वो 1% है और वो एक भावना है। तो आप पूरे के पूरे लोगों को कैसे अलग कर सकते हो? ऐसा अलग आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कसम खाते हो संविधान की, आप बाबा साहब की मूर्ति जो हमारे पीछे लगी हुई है उनको आप अपना आदर्श मानते हो, तो क्या उन्होंने संविधान में कहीं भी असमानता का जिक्र किया है? उन्होंने आर्टिकल 14 में साफ साफ लिखा है कि सबको समता का अधिकार होगा, यानी कि हर एक नागरिक को हर अपॉर्चुनिटी में कहीं भी उसके जाति, धर्म या किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो आप एक मानव समाज में किसी एक जाति के प्रति विभेद अगर लाते हैं तो ये असंवैधानिक है। और इसी पॉइंट को लेकर के मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे को मैंने खटखटाया है और मुझे उम्मीद है कि ये जब तक इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अगर इसको अलग नहीं किया, अपने संविधान से, जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का इनका संविधान है, अगर ये पोर्शन इन्होंने अलग नहीं किया तो इनकी जो पार्टी है वो खतरे में पड़ सकती है। तो अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला लग गया है, जिसको ये कह सकते हैं ना, और इस पे कभी भी सुनवाई हो सकती है। इस पे मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो जाए। तो और फिर मामला इलेक्शन कमीशन में भी जाएगा? इलेक्शन कमीशन को एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, और वहां से कोई कार्रवाई ना होने की वजह से ही हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। और डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है तो इसके जो भी फैसले होंगे सबको देखने होंगे। मामला संवैधानिक है, इसलिए मैंने अर्जेंटली। तो इसमें क्या हो सकता है? आप एक वकील भी हैं जी। इसमें देखिए, अगर कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो निश्चित रूप से उसको डी रजिस्टर होना पड़ेगा, चुनाव आयोग से उस दल को मान्यता नहीं मिल सकती है। ये मेरा अपना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक संभावना की बात की है आपने, तो निश्चित रूप से आपको आखिर चुनाव के पहले क्यों लगा कि इस तरीके का मामला आपके कब संज्ञान में आया? देखिए, और क्यों आप ये कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का संविधान लिख भी सकता था, लेकिन जब मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सामने जब ये चीज लेकर आया कि सर ये कैसे हो सकता है, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि नहीं, वी शुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड वी शुड सी जो भी होगा, क्योंकि हम तो भारत के नागरिक हैं और अपने अधिकारों के लिए वहीं जा सकते हैं। तो हमने इसलिए, देर हुई है लेकिन बहुत देर नहीं हुई है। तो चंद्रशेखर आजाद खुद को एडवोकेट बताते हैं जी,
और बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, उनकी सैकड़ों तस्वीरें सोशल मीडिया पे ऐसी है जिसमें संविधान हाथ में लिए रहते हैं, जी। लेकिन जिस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उस सवाल के नतीजे क्या होंगे कहीं ना कहीं वो देखना होगा। और चुनाव के पहले चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा से क्षेत्र से यूपी में, कहीं चंद्रशेखर को झटका तो नहीं लग जाएगा। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।